नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर से महत्वाकांक्षी चिराग परियोजना का शुभारंभ किया। चिराग परियोजना से बस्तर संभाग के लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। सीएम ने कहा कि ये अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। गौरतलब है कि चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई बयार लाएगी। इस योजना से किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा गांव में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण उत्पाद प्रणाली विकसित करना, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए कार्यप्रणाली का विकास करना इस योजना का मूल उद्देश्य है। साथ ही इस परियोजना के जरिए कृषि क्षेत्र में विकास की नए और विकसित तौर तरीकों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। ये सब में इसका उपयोग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको इसमें विश्व बैंक द्वारा 730 करोड़, आईएफडी द्वारा 486 करोड़ और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 518 करोड़, कुल मिला के 1735 करोड़ रुपया इस योजना के माध्यम से शुरुआत होगी। बस्तर में अभी यहां आने से पहले जगदलपुर लगातार नए उपलब्धि हासिल कर रहा है। आज मैंने थिंक बी टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन नेटवर्क फॉर नॉलेज बस्तर का भी शुभारंभ किया। यह नवाचारों को प्रोत्साहित करने वाला एक अभियान है। इसके माध्यम से इनोवेशन कंपनियों स्थानीय उद्यम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो ट्वीट वायरल हो रहा है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो के साथ भूपेश बघेल ने लिखा है, माई सेल्फ धर्मेंद्र दास महंत। सुनिए, ये छत्तीसगढ़ का राजगीत गा रहे हैं और मुझे लगा कि सुनता ही रहूं। साथ ही लिखा कि खूब आशीष और प्यार। 5वीं क्लास में पढ़ने वाला ये धर्मेंद्र देख नहीं सकता। अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वो जांगीर जिले के स्पेशल ब्लाइंड स्कूल में पढ़ता है। इसके बाद वो हिंदी में सभी का अभिवादन करता है। ये वीडियो 3 मिनट 48 सेकंड का है। मुख्यमंत्री द्वारा इस वीडियो को ट्वीट करने के बाद करीब आधे घंटे के अंदर हजारों लोग देख चुके हैं। वहीं वीडियो को कई लोगों ने लाइक भी किया है, जबकि 100 से ज्यादा बार लोगों ने रीट्वीट किया है। सीएम बघेल ने पहले भी ऐसे कई वीडियो ट्विटर पर किए हैं। Self Dharmesh Das Mahant. I am coming from Jajang, district Jangir Chapa Sidi. I am a student here. I am reading in class 5 in Blind Special School Shakti Jangir Chapa Sidi. Myself, आप सबको नमस्ते। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां रायपुर में स्वच्छता का हैट्रिक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कृत राज्य के नगरीय निकायों को पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। और साथ ही सीएम बघेल ने अर्बन थीम सॉन्ग का वीडियो और सफाई पोगा वेबसाइट लॉन्च की। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आज नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 20 दिसंबर को वोटिंग और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन भवन सेक्टर 19 नॉर्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की गई। चुनाव की अधिसूचना 27 नवंबर को जारी होगी। 27 नवंबर को जिला स्तर पर चुनाव की अधिसूचना भी जारी होगी। राज्य चुनाव आयुक्त राम सिंह ने बताया कि 27 नवंबर को ही मतदान केंद्र की सूची का प्रकाशन होगा। इसी दिन से नामांकन भी शुरू होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है। 4 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है। इसके बाद 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे।
एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने श्रीरंगम मंदिर परिसर में रंगनाथ स्वामी के मूल मंदिर में पूजा अर्चना की। शिवराज ने पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने मध्य प्रदेश के नागरिकों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि श्रीरंगम भारत में सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। रंगनाथ स्वामी के मूल मंदिर की स्थापना महान चोल राजाओं ने की थी, जिसे आक्रमणकारियों ने खंडित कर दिया था। कालांतर में जीर्णोद्धार कर मंदिर में मूर्तियों की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी और मंदिर को भव्य दिव्य रूप प्रदान किया गया। रंगनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। लक्ष्मी मैया के दर्शन भी, भूदेवी श्रीदेवी माँ के दर्शन हुए। अद्भुत है ये मंदिर, जीवन धन्य हो गया। रामानुजाचार्य भगवान साक्षात यहाँ विराजमान हैं। मन का कण कण आनंद से भरा हुआ है और यही प्रार्थना की है कि सब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम चौहान ने कहा कि सौभाग्य है कि मीनाक्षी मंदिर आकर शिव के दर्शन किए। मीनाक्षी मैया और पार्वती जी के भी दर्शन किए। साथ ही कोरोना को लेकर कहा, कोरोना जैसी बीमारी फिर से न आए। देश में सबका कल्याण हो, प्रगति और विकास लगातार होते हुए भारत आत्मनिर्भर बने और मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने। बात अगली खबर की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरा सौभाग्य। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां महिलाओं को लेकर सियासत गरमाती नजर आ रही है। कमलनाथ के महिलाओं को गुमराह होने वाले बयान पर बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ पर बयान देते हुए रावण, कंस, दुशासन से कमलनाथ की तुलना की है और कहा कि जो उन सबका हाल हुआ था वही इनका भी होगा। यशपाल सिंह ने कहा, कांग्रेस के नेता सिर्फ इंदिरा, सोनिया, प्रियंका के सम्मान देते हैं, बाकी महिलाओं का अपमान करते हैं। बात अगली खबर की करते हैं। ये खबर मध्य प्रदेश के से है, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इसे लागू करने की तैयारी है। इसी महीने से भोपाल, इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी। इसमें गृह विभाग के द्वारा जो भी धाराएं और नियम हैं उनमें संशोधन कर रहे हैं। इसी के साथ गृह मंत्री ने इंदौर में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन से जहर मंगवाकर आत्महत्या करने के विषय पर बात करते हुए कहा कि ई-कॉमर्स के सभी प्लेटफॉर्म को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही नीति बनाकर केंद्र सरकार को भेजेगी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली हम 1 हफ्ते के अंदर, मतलब इसी नवंबर माह के अंदर ही हम लागू कर देंगे प्रदेश के अंदर, अगले 1 हफ्ते में। और इसमें गृह विभाग के द्वारा जो दंड संहिता की धारा 107, 116, 144, 133 पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियम, NSA, राज्य सुरक्षा अधिनियम, जिला बदर, प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, शासकीय गोपनीय अधिनियम इत्यादि संशोधन हम बहुत सारे कर रहे हैं और उन्हें अधिकार दे रहे हैं। भोपाल और इंदौर शहर में हम ये व्यवस्था लागू कर रहे हैं। नगर निगम सीमा के सभी थाने इसमें रहेंगे। जो देहात के थाने हैं वो नहीं रहेंगे, पर जो थाने जिनमें आधा शहर और आधा देहात है वो इसमें रहेंगे। इसमें हमारे पुलिस दोनों जगह पुलिस आयुक्त पृथक पृथक रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल 3 अधिकारी रहेंगे। उपायुक्त स्तर के 8 अधिकारी हम पोस्ट करेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी और सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारी हम इसमें पदस्थ करेंगे। जिस दिन अधिसूचना निकलेगी उसी दिन इन अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इसे न तो कैबिनेट में लाने की आवश्यकता है, न ही विधानसभा में। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है। मैंने ये विषय पिछले हफ्ते उठाया था और इसलिए अमेजन के खिलाफ हम भिंड में जो विषय आया है उसके लिए उनके अधिकारियों को तलब कर रहे हैं। मैंने कल ही एसपी भिंड से बात की थी इस संबंध में। और अब जैसे वहाँ पर
सल्फास या जहर मंगा के उनने अमेजन से खा लिया, कल को कोई हथियार मंगाएगा इंदौर के अंदर जैसे उसने सल्फास मंगा के और वो खा लिया। गंभीर विषय है। मध्य प्रदेश की सियासत के इस समय के दो फायर ब्रांड नेता दिग्विजय सिंह और रामेश्वर शर्मा की घुटनातोड़ पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही है। मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दिग्विजय सिंह की चुनौती के बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद विधायक ने अपने निवास को छावनी में बदल लिया है। एक तरफ विधायक महोदय के घर में राम भजन चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। रामेश्वर शर्मा के घर के अंदर नाकेबंदी के बीच रामलला के भजन किए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा को उनके घर आने की बात कहते हुए कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, जिसमें ताकत हो तो मेरे घुटने तोड़ दे। मैं गांधीवादी हूं, हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। 24 नवंबर को मैं महात्मा गांधी की मूर्ति से रामेश्वर शर्मा के घर जाऊंगा। उनके घर जाकर प्रभु से उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए 1 घंटे तक रामधुन करूंगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घुटने तोड़ने के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में चल रहा शीत युद्ध गांधीगिरी तक पहुंच गया है, जहां बुधवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए। इसके लिए मिंटो हॉल के सामने गांधी जी की प्रतिमा के पास भारी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठे हो गए। इसके अलावा वहां भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। बता दें कि बीते दिनों विधायक रामेश्वर शर्मा ने शहर के रातीबड़ थाना इलाके के कलखेड़ा गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों के आने पर उनके घुटने तोड़ने वाला बयान दिया था। इसी के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी गुंडों वाली पार्टी है। साथ ही एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो रेलवे स्टेशन पर 20-20 रुपए इकट्ठा किया करते थे, अब कलेक्टरों से कर रहे हैं। हिंसा पर अहिंसा की जीत है। गांधी जी ने अहिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को हटाया। हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रेम, सद्भाव, अहिंसा और सद्भावना से काम करती है। हम लोग वैमनस्यता से काम नहीं करते। हम तो सबको सम्मति देने के लिए जा रहे हैं। उनको सम्मति देने के लिए, लेने के लिए अगर पुलिस की आवश्यकता है तो हम कहते हैं जब जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। बार बीजेपी हिंसा पर आ जाती है, हिंसात्मक बयान दे देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। क्योंकि हिंसक पार्टी है वो गोडसे की पार्टी है। सर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि आपकी इस रामधुन के चलते फतवा जारी हो जाएगा। दिल्ली से सोनिया गांधी और नरोत्तम मिश्रा जी को न भारत का इतिहास मालूम है, न स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मालूम है, न महात्मा गांधी का इतिहास मालूम है। वो डबरा के बस स्टैंड पर 20-20 रुपए कलेक्ट किया करते थे कंडक्टरों से, अब कलेक्टर एसपी से कर। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। महंगाई बिजली की बहुत है, जिधर नाले सी ना बिजली का खर्चा भर सके ना अपना होर कोई कारोबार कर सके। सरकार ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। सीएम चंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बिजली सस्ती की है। जो बिजली सस्ती की है इस नाल आम लोगों का बहुत फायदा होगा। पूरा पंजाब बिजली सस्ती करने ਲਈ मानयोग मुख मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी का धन्यवाद करता है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमपी के मंडला के काना क्षेत्र के खटिया में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बैगा कलाकारों और प्रतिनिधियों के द्वारा एक दिवसीय बैगा कर्मा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर हर्षिका सिंह महोत्सव में शामिल हुई। उन्होंने महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि बैगा जनजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रशासन तत्पर है। उन्होंने बैगा जनजाति के सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपनी किसी भी प्रकार की समस्या से प्रशासन को अवगत कराएं। यदि कोई प्रशासन तक नहीं पहुंच पाता है तो बैगा समाज के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात प्रशासन के सामने रख सकता है। सिंह ने बैगा समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 3 महीने में बैगा विकास के लिए विशेष प्लान बनाए जाएंगे। साथ ही मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के लिए भी संबंधित विभागों के माध्यम से विशेष प्रयास किए जाएंगे। एक दिवसीय बैगा कर्मा नृत्य महोत्सव के आयोजन का उद्देश्य बैगा समाज के नई पीढ़ी के युवा और युवतियों को समाज की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचय कराना है। इसी प्रकार विलुप्त हो रही बैगा विशेषताओं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करना है। महोत्सव के दौरान वरिष्ठ बैगा प्रतिनिधियों द्वारा जनजातीय रीति रिवाजों की चर्चा भी की गई। इसी प्रकार बैगा समुदाय को संविधान, शासन और प्रशासन के माध्यम से दिए गए अधिकारों, विशेष सुविधाओं के बारे में भी बताया गया। केंद्र सरकार ने रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स उद्योग पर जीएसटी की दर 5 से बढ़ाकर 12% करने का निर्णय लिया है। जीएसटी में बढ़ी दर 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कपड़ा कारोबारी लामबंद हो गए हैं। एमपी के उज्जैन के भी रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स व्यापारियों में इसे लेकर काफी विरोध है। सरकार के खिलाफ लामबंदी के लिए अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, दिल्ली और दूसरे शहरों के व्यापारियों से रायशुमारी चल रही है। जीएसटी की दर वही 5 नहीं रखी गई तो उज्जैन में भी व्यापक आंदोलन छेड़ने की बात कही जा रही है। उज्जैन में 3500 से भी ज्यादा पावरलूम उद्योग हैं, जिनमें 15,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। उज्जैन पावरलूम क्लॉथ एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश गर्ग ने बताया कि पहले कपड़े पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं था, तब 5% जीएसटी टैक्स लगाया गया था और अब 12% कर दिया गया है। इसका हम विरोध करते हैं। छोटे व्यापारी के काम बंद होने की भी इससे संभावना है। उज्जैन पावरलूम क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है जो पूर्ण रूप से इसका विरोध करती है। पहले जब कपड़े पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं था तो उसके बावजूद 5% जीएसटी पर पिछली बार लगाया था और अब इसको 12% कर दिया गया है। तो हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं कि छोटे छोटे उद्योग धंधे उज्जैन में जो मिलें हुआ करती थी पहले, हीरा मिल, विरोध मिल, एनटीसी की जो भी मिले थे पूर्ण रूप से बंद हो गए। उसके जो बेरोजगार श्रमिक थे और जो उन्होंने छोटे छोटे लूम लगाए हैं और कारखाने चल रहे हैं, तो अगर इस प्रकार से ये उद्योग और बहुत बड़ा वज्रपात रहेगा, हर तरह के कपड़े पर 12% टैक्स लगाया है, ये पूर्ण रूप से न्याय संगत नहीं है। क्योंकि कृषि के पश्चात सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कपड़ा व्यवसाय है। कृषि के पश्चात कितने उद्योग उज्जैन में लूम उद्योग जो है? उज्जैन में लगभग 3 से 3,500 पावरलूम उद्योग है। उसमें लगभग 15,000 परिवार प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हम्माल है, बाबिन वाले हैं, कारीगर है, जावर है, बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। किस प्रकार से इसका टैक्स लगने से आप लोगों को नुकसान हो सकता है? मूल रूप से तो कपड़े पर पहले टैक्स किसी प्रकार था नहीं और चूंकि पुनः लगाया है तो 5% था, 5% बढ़ा के 12% कर दिया गया है। तो इसमें ईमानदार दुकानदार है, ईमानदार व्यापारी है, ईमानदार उद्योगपति, उन पर सबसे ज़्यादा वज्रपात होगा। किस प्रकार से मतलब आने वाले समय को देखते हो आप क्या क्या कानून तय कर रहे हैं? जो भी हम हमारी साधारण सभा होती है उसके अंदर हम निश्चित करेंगे किस प्रकार से विरोध करना। पहले भी हमने विरोध करा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आज हम आपको बताते हैं एक ऐसा ऐतिहासिक किला जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में महज 5 किलोमीटर दूरी पर नरवर तहसील में है। यही वो ऐतिहासिक किला है जिसका जिक्र महाभारत में राजा नल की राजधानी के रूप में किया गया है। यहाँ से मिले संस्कृत अभिलेखों के अनुसार ये जगह नलपुर के नाम से भी जानी जाती थी। वहीं 12वीं शताब्दी से नरवर पर कुशवाहा परिहार और तोमर शासकों का अधिकार रहा। बाद में काफी समय तक इस पर मुगलों का भी कब्जा रहा। वही 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसे मराठा और सिंधिया शासकों ने अपने शासन का हिस्सा बनाया था। यहाँ के लोगों की माने तो नरवर को तंत्र मंत्र और जादू की नगरी भी कहा जाता है। इस किले का इतिहास और उसकी ऐतिहासिक आलीशान इमारतों के रखरखाव की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग पर है, लेकिन पुरातत्व विभाग की लापरवाही के चलते नरवर का ऐतिहासिक किला अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। कई टूटी हुई इमारतें मरम्मत न होने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं।
हम खड़े हैं इस वक्त नरवर के प्राचीन किले में, जो शिवपुरी से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर स्थित है। और ये किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है जो कि लगभग 500 फीट ऊपर है। ये किला अपने आप में भव्यता की कहानी यहाँ बयान कर रहा है। हजारों साल पुराना ये किला आज भी देखने वालों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लगातार यहाँ पर कई जगहों से यहाँ पर सैलानी इस किले को देखने के लिए आते हैं। तो ये किला लगभग 36 किलोमीटर के इलाके में यहाँ पर पूरा फैला हुआ है। यहाँ पर राजा नल की ये राजधानी हुआ करती थी। इतिहासकारों की माने तो इसको राजा नल ने यहाँ इसको निर्माण कराया था। और जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त ये वो कचहरी है। यहाँ पर राजा नल यहाँ बैठकर लोगों की सुनवाई करते थे और यहाँ पर लोगों के फैसले भी करते थे। तो ये इतना पुराना किला है, लगभग हजारों साल पुराना किला, जो अपनी भव्यता को आज भी बयान कर रहा है कि कितनी भव्यता के साथ इस किले को बनाया गया था। और ये तोपें आप जो देख रहे हैं, चारों तरफ ये तोपें लगाई गई हैं। ये काफ़ी पुरानी तोपें हैं। यहाँ पर राजा नल के ज़माने में इनको इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पर कई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। इस किले के अंदर चर्च भी है, मस्जिद भी बनाई गई है और पुराने मंदिर भी हैं। तो एक तरीके से एकता और अखंडता का यहाँ पर एक मिलन भी है। लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि ये किला अपने आप में एक भव्यता को खुद बयान कर रहा है। और ऐसी कई यहाँ पर पुरातत्व की चीज़ें हैं जो कि अपने आप में काफ़ी भव्यता लिए हुए हैं और जो सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। कैमरामैन शागिर के साथ एनवी न्यूज़ के लिए जकी खान की रिपोर्ट। एमपी के मंदसौर में महा वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन तरह तरह के प्रयोग कर रहा है। प्रशासन की नजर अब शराबियों पर भी है। मदरा के शौकीनों के लिए मंदसौर के आबकारी विभाग ने अजीबोगरीब आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर दोनों डोज लगवाकर शराब की दुकान पर सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो शराब की खरीदी पर 10% की छूट दी जाएगी। मंदसौर के आबकारी अधिकारी अनिल सचान ने आदेश जारी कर मंदसौर शहर की 3 देशी दुकान सीतामऊ फाटक, भूनिया खेड़ी और पुराना बस स्टैंड पर इसे लागू करने की बात कही है। आबकारी विभाग का ऐसा आदेश जारी होते ही विवाद आ गया है। मंदसौर के भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने ट्वीट कर आबकारी विभाग के इस आदेश पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह नवाचार उचित नहीं है, न ही यह शासन का निर्णय। इससे पीने वालों का शराब के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। नहीं जारी किया गया के जिला आबकारी अधिकारी ने मंदसौर शहर की 3 शराब की दुकानें सीतामऊ फाटक, पुराना बस स्टैंड तथा भुनिया खेड़ी पर वैक्सीनेशन को लेकर के और जिन शराब के पीने वाले, जो सेवन करने वाले लोग हैं, उनका 2 डोज जिन्होंने लगा लिया है, उनको ठेकेदार की तरफ से 10% की भाव में रिलैक्सेशन देने की, भाव में रियायत देने की जो प्रेस नोट जारी किया है। निश्चित रूप से आश्चर्यचकित है इस बात को लेकर के कि एक जिले के अधिकारी ने शासन के बिना आदेश के, बिना निर्देश के इस प्रकार का जो नवाचार किया है और ठेकेदार को इसमें आगे बढ़ा करके और 10% भाव में कमी वैक्सीनेशन के 2 डोज लगाने वालों को अगर छूट दी जाएगी तो इससे शराब पीने वालों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और जो शराब नहीं भी पीते हैं वो शराब की ओर। बताऊंगा कि इस संबंध में कोई आदेश नहीं जारी किया गया था, एक पत्र जारी किया गया था और ये पत्र इस संबंध में जारी किया गया था कि हमारी जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि घर घर वैक्सीन लग जाएं और हम कोविड के आने वाली लहरों से अपने समाज को, जनहानि को बचा सकें। इस संबंध में आप देख रहे हैं कि विगत दिवसों से समय समय पे कैंप लगाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से समर्पित है कि वैक्सीनेशन अभियान हमारा पूरा हो जाए। हमारा 93% प्रथम डोज लग चुका था, लेकिन हम द्वितीय डोज में केवल 50% तक ही पहुँचे, तो बाकी लोग कहाँ गए? इसको ढूंढा भी जा रहा है लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। अब ये कहा जाता है कि भाई कहाँ पे जो है लोग पहुँचते हैं, वो लोग जो वैक्सीन की तरफ मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो हमारे शराब दुकान में एक ऐसा वर्ग है, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, जो वैक्सीनेशन के संबंध में बहुत जागरूक नहीं है। तो ये प्रयास किया गया कि यार लाइसेंसी से पूछा गया कि भाई तुम इस पर क्या सहयोग कर सकते हो, तो बोला सर मैं सहयोग ये कर सकता हूँ कि जो वैक्सीनेशन अगर लगा लेगा दोनों। एमपी के उज्जैन आरटीओ द्वारा कार्रवाई करते हुए शहर में संचालित होने वाले ऑटो के दस्तावेज जांचे हैं। इस जांच में कई ऐसे ऑटो मिले जिनके दस्तावेज पूरे नहीं थे। मामले की जानकारी देते हुए आरटीओ संतोष मालवीय ने बताया कि उच्च न्यायालय में किसी के द्वारा रिट पिटीशन दायर किया गया था,
जिस पर उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कर नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद आयुक्त ने प्रदेश भर के आरटीओ को दिशा निर्देश जारी किए कि प्रदेश में संचालित होने वाले ऑटो दस्तावेज जांचे जाएं। जानकारी होगी, माननीय हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन लगी थी जिसमें अवैध ऑटो का संचालन जो हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में, उनके ऊपर हाईकोर्ट में माननीय जजेस के द्वारा जो है नाराज़गी व्यक्त की गई है कि जो अवैध ऑटो जो संचालन किए जा रहे हैं इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराध किए जाते हैं और इनके डॉक्यूमेंट्स जब वैध नहीं होते, इनके रजिस्ट्रेशन नहीं होते, परमिट नहीं होते, तो हम इन पर कार्रवाई नहीं कर पाते और पुलिस भी जो है इनको ईजीली नहीं ढूंढ पाती है। तो इस संबंध में माननीय परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जो इन पे अवैध ऑटो रिक्शास पे जो है अंकुश लगाया जाए और उनको जब्त कर पे विधिवत कार्रवाई की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे द्वारा उज्जैन में संयुक्त रूप से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और आरटीओ के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग हमने आज जो है 100 से अधिक ऑटो को चेक किया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। बनी रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।